नमस्ते। मेरे साथ डॉक्टर आनंद कुमार और जयशंकर गुप्ता साहब दो लोग जुड़ गए हैं। बाकी आजमगढ़ मंडल की आज बात हम लोगों को करनी थी 22 की बहस में। आजमगढ़ से द्विजेंद्र मिश्र जी और दिग्विजय जी, राजधारी सिंह साहब और विजय नारायण, ये सब लोगों का जुड़ते जा रहे हैं। जब जुड़ते जाएंगे हम लोग बात करते रहेंगे। समय का आज थोड़ा, और आज मौसम भी उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ में तो बहुत ही खराब है। रात से लगातार बारिश है, बिजली आ नहीं रही है। मैं एक तो सबसे पहले बधाई दे दूं जयशंकर साहब को, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में हम लोगों के समाजवादी आंदोलन का अगर कोई जाता है तो हम लोगों को लगता है कि हम ही लोग वहां पहुंच गए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। देश, मतलब जो लोग इसको चुनते हैं उनका विश्वास है। और ये एक बार नहीं, वैसे भी तीसरी या चौथी बार आप है ना प्रेस काउंसिल? दूसरी बार। तो वो विश्वास है कि वो विश्वास है कि दूसरी बार जल्दी होता नहीं है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड है उन लोग समझ सकते हैं कि कितनी वो है। लेकिन एक बड़ी बात हम सब लोगों के लिए, और ये गर्व की बात है, जयशंकर भाई साहब, आनंद भाई साहब से तो आपसे बात करेंगे आज। आप ही जिसको कहते हैं ना, आप कटघरे में, हम लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो भाई साहब, एक तो सबसे पहले ये बताइए, उत्तर प्रदेश की आज की हालात, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाजपा आगे है, कोई कह रहा है सपा आगे है, कोई कह रहा है सपा नहीं है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस समय इलेक्शन? देखिए, ये तो कोई भविष्य वक्ता या नजूमी ही बता सकता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कौन आगे है। जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, अगर उसको देख करके अगर उसका विश्लेषण आप करिए तो कुछ बातें कही जा सकती हैं। एक हम बात करें ना। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ, नहीं, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का, उसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की है, जो अभी ब्राह्मण और दलित और ये एकता के नाम पर बौद्धिक वर्ग को साथ में लेकर के बात कर रही है। और उसके अलावा फिर कांग्रेस है, जो प्रियंका गांधी को सामने रख करके नए सिरे से उठ खड़ी होने की कोशिश में लगी हुई है। ये तो चार ताकतें हो गई। लेकिन इसके अलावे जो है, अब चंद्रशेखर रावण की जो अपनी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, संजय निषाद की जो पार्टी है, समानता दल है, इस तरह के कई दल, मतलब छिटपुट छोटे छोटे जो दल हैं, उन दलों की भूमिका क्या होगी, जब तक ये तय नहीं हो जाता है, खुलासा नहीं हो जाता है कि ये दल किसके पाले में जाएंगे, किसके साथ इनका गठबंधन होगा, तब तक आप निर्णायक रूप से अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अब रहा सवाल ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो साफ कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री की तथाकथित जो इच्छा या जो भी रही हो कि साहब नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से अभी उन्होंने गुजरात में कर दिया, उसके पहले कर्नाटका में कर दिया, आसाम में कर दिया, उत्तराखंड में तो 2-2 बार कर दिया। तो उसी तरह से उनको ये लगा कि साहब उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन योगी जी ने अपना खंभा गाड़ करके बता दिया कि साहब नथिंग डूइंग, हम हैं, हमारे नेतृत्व में लड़ना हो तो ठीक है, नहीं तो नमस्कार, चले हम तो अपना मठ में। तो उसके आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ा। और यही नहीं, इसके बाद आरएसएस के लोगों ने, इन लोगों ने, एक तबके ने दबाव बनाया कि साहब अच्छा ठीक है, कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए, पुनर्गठन कर दीजिए, कुछ लोगों को बाहर हो जाए और कुछ लोग आ जाएं। जैसे अरविंद शर्मा हैं, हमारे मऊ जिले के ही हैं, तो अरविंद शर्मा जी को आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, गृह मंत्री बना दीजिए, तो कभी कार्मिक मंत्री बना दीजिए। मतलब इस तरह की तमाम बातें होती रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वही खूंटा गाड़ करके जैसे कहा कि साहब सरकार चलाएंगे तो हम ही चलाएंगे, अगर गृह मंत्रालय नहीं रहेगा, कार्मिक मंत्रालय नहीं रहेगा, तो हम सरकार क्या चलाएंगे। तो सीधी सी बात है, अब उस पर ये लोग मान गए हैं। मुझे लगता है कि अब इन लोगों ने तय कर लिया है। लेकिन जो उनकी अंदर की जो जो झगड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी को और उनके जो सिपा सलार हैं अमित शाह जी को ये लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत करके इस बार आ गए, अपने बूते आ गए, जिस ढंग से कह करके आ रहे हैं, तो फिर 2024 में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकते हैं। मतलब वो प्रधानमंत्री की दावेदारी अगली उनकी हो सकती है। और खास तौर से जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हालिया चुनाव हारते गई है भारतीय जनता पार्टी,
या हार के कगार पे पहुंच गई है। जैसे बिहार में हारते हारते बच गई, पश्चिम बंगाल में 200 पार की बात करने वाली पार्टी 70-74 सीटों पे सिमट के रह गई। इससे थोड़ा उनका जो ये होता है राजनीतिक ग्राफ थोड़ा सा कमजोर हुआ है। तो आरएसएस को भी लगने लगा है कि अब एक हिंदुत्व का एक अलग से कोई पोस्टर बॉय होना चाहिए। उसके रूप में वो लोग योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं। एक तो ये बातें हो गई, लेकिन अब जो है जैसा आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, किसकी होगी, अब उससे जो है जिस तरह की भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं या जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मामला इन लोगों को कहीं बूते के बाहर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि गद्दी खिसक भी सकती है, क्योंकि कभी वो अब्बा जान की बात कर रहे हैं, तो कभी वो वही कब्रिस्तान स्मशान की बात कर रहे हैं, तो कभी अलीगढ़ के ताले उनको याद आ रहे हैं। वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब ये सब बातें याद आ रही हैं, लेकिन ये याद नहीं आ रहा है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किए हैं जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगार युवाओं को, किसान मजदूरों को, आम आदमी को राहत दिला सके। ऐसा उन्होंने क्या किया है उत्तर प्रदेश में 4-4.5 साल में, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के जो मूल्य वृद्धि हुई है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के 2 दाम बढ़े हैं, उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे राहत रियायत मिल सकी हो, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि कितने लोगों को हमने रोजगार दिया है। झूठी परियोजनाओं पे कि साहब ये हमारा है। अब मतलब इससे बड़ा शर्म की बात, हम चूंकि हम भी उत्तर प्रदेश के जैसे आपने कहा मूल निवासी हैं, तो हम लोगों को इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि हम अपने उत्तर प्रदेश की प्रगति का इश्तेहार जो है, विज्ञापन पश्चिम बंगाल की सड़कों को ला करके दे रहे हैं, दिखा करके कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि साहब अमेरिका के जो उद्योग धंधे हैं उसको हम लखनऊ और उत्तर प्रदेश का बता करके विज्ञापन छाप रहे हैं अखबारों में। इससे शर्म की बात तो और कुछ हो नहीं सकती, एक उत्तर प्रदेश वासी के तौर पर बात मैं कह रहा हूँ। तो ये जो उपलब्धियां हैं, ये बताने के बजाय कि आपने कोरोना के जो महामारी के दौर में आपने क्या ऐसा किया जिससे लोग आकर के आपको वोट दोबारा दे सके। कैसे आप कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे रहा, टीकाकरण के मामले में रहा हो, चाहे वो कोरोना से की महामारी से रोकथाम के रूप में रहा हो, और ऑक्सीजन का अभाव तो था ही नहीं। लेकिन सबने देखा है, आप तो लखनऊ में बैठे हुए हैं, हम लोग रोज उस समय वीडियो में देखते थे, अखबारों में खबरें छपती थी कि ऑक्सीजन के अभाव में इतने लोगों ने दम तोड़ दिया, लाशें जलाई नहीं जा सकती थी, स्मशान घाट पे लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। वहीं पे लखनऊ की खबरें हमने जो फोटो तस्वीरें देखी थी, और इस सबसे उसके लिए इन्होंने एक बाड़बंदी लगा दी, बाड़ लगा दिया, ताकि फोटोग्राफर्स या पत्रकार जा करके देख न पाए कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे भी अधिक शर्मनाक वाकया तब हुआ जब इलाहाबाद और अगल बगल के इलाकों में गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई, रेत में दबाई गई लाशें निकल करके आई। जब बारिश हुआ फाफामऊ में, इलाहाबाद के बगल में जब बारिश हुई, जोर की बारिश हुई, तो जो लाशें दबी हुई थी रेत के अंदर वो ऊपर उठ करके आ गई। मतलब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, उसके आप ठेकेदार बनने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि जो हिंदुत्व में या हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो होता है कि कोई अगर मरता है, उसका निधन होता है, तो उसकी अंत्येष्टि कम से कम सम्मानजनक ढंग से सुनिश्चित की जाती है। लेकिन कोरोना काल में आपने तो ये भी नहीं किया, ये भी नहीं हो सका। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर इस पर जवाबदेही होती तो बात समझ में आती है, लेकिन इस पर वो 0/0 है। जैसे हमको याद है कि जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 5 साल पूरा हो गए थे, तो उस पर किसी ने पूछा भाजपा के पुराने जो पूर्व अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी से कि साहब आप कितना नंबर देना चाहेंगे मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल को। तो जोशी जी ने कहा कि भाई जब पूरी कॉपी ही ब्लैंक हो तो उसमें हम नंबर क्या देंगे, नंबर तो हम तब देंगे जब उस पर कुछ लिखा हुआ हो। तो आज कमोबेश जो हालत जो है उत्तर प्रदेश में भी यही दिख रही है। तो ये नहीं कर पा रहे हैं। अब वो घूम फिर करके वही है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अब आप देखिए रोज खबरें जो है बड़े बड़े अखबारों में जो बड़ी खबरें आ रही हैं कि आज इतने आतंकवादी पकड़े गए, इतने आतंकवादियों का मॉड्यूल पकड़ा गया, ये हो रहा है। और वही अब्बा जान की बात जैसे चलाना शुरू कर दिया ताकि लोग इस पर रिएक्ट करें और हम उनको हिंदू मुस्लिम। अगर 4.5 साल के बाद भी आपकी स्थिति यही है तो फिर तो सोचने वाली बात है। इसलिए कहीं ना कहीं अंदर से घबराहट और बौखलाहट तो दिखाई दे रही है। अब उनके पक्ष में एक ही चीज, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उनके पक्ष में एक ही बात दिखाई देती है,
वो यह है कि विपक्ष का बिखराव, विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है, अगर पश्चिम बंगाल की तर्ज पे लोगों ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भी तय कर लिया कि भाई जो भाजपा को शिकस्त देने की स्थिति में होगा उसके साथ हम लामबंद होंगे, तब तो बात दिगर है। लेकिन अगर बाकी राज्यों में जिस तरह का होता रहा है कि साहब विपक्ष के वोट बढ़ जाते हैं, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी में हो, चाहे बहुजन समाज में हो, अगर बंटवारा हो जाएगा तो उसका फायदा, एक समय हम लोग लिख देते थे 74 तक का जो उत्तर प्रदेश का सिनारियो होता था कि 34% 33% लेकर कांग्रेस राज करती थी और अपोजिशन जो है 60-64% वोट लेकर के, चूंकि बिखरा हुआ होता था तो वो विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होता था। तो वही स्थिति ये है, अगर विपक्ष का कोई ढंग का गठबंधन बन जाता है, या फिर अगर जनता तय कर लेती है कि हमको बीजेपी को अगर हराना है तो किसी एक के साथ हमको उसके साथ जुड़ जाना है, तो बात अलग होगी। अन्यथा तो जो स्थिति आपके सामने है। जी, मैं आनंद भाई साहब जल्दी से एक वहां का ग्राउंड रियलिटी आजमगढ़ मंडल की बता दूं। आजमगढ़ मंडल में कुल 21 सीटें हैं, जिसमें आजमगढ़ में 5 समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे, 4 बीएसपी के विधायक थे, और शायद मेरे ख्याल में अकेला जिला था जहां से एक सिर्फ बीजेपी के विधायक जीते थे पिछली बार 2017 इलेक्शन में। मऊ में 4 सीटें थी, यहाँ 10 सीटें हैं आजमगढ़ में। मऊ में 4 सीटें थी जिसमें 3 बीजेपी और 1 बीएसपी जीते थे। बलिया में 7 सीटें हैं जहां 5 बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 सपा जीती थी। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुल 21 सीटों में 9 बीजेपी, 6 बीएसपी और 6 सपा थी। दोनों लोग साथ मिलके लड़े थे, मतलब कांग्रेस और सपा पिछली बार विधानसभा इलेक्शन साथ मिलके लड़े थे। कहीं कहीं पे कांग्रेस भी सेकंड आई थी, कहीं सोहेल देव पार्टी की दो जगह सेकंड आई थी। मैं मंडल की सिर्फ बात कर रहा हूँ। आनंद भाई साहब एक जल्दी से क्वेश्चन, जैसे विपक्ष के बिखराव की बात कर रहे हैं जयशंकर भाई साहब, लेकिन अभी हमने देखा जब मोदी जी आए तो केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ गए नहीं, और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अमित शाह, केशव मौर्य ये एक खेमा हो गया है जो कहीं ना कहीं से कुछ दिक्कत हो रही है। संजय निषाद कोई ऐसे बड़े नेता नहीं है, मतलब कि उनको बार बार बुला के चाय पिलाई जाए। वो अमित शाह इसलिए बुला के चाय पिला रहे हैं, मीडिया कवर कर रही है और वो लगातार योगी पे हमला कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि ये कोई चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड नहीं है, ये तो विधायक लोग डिसाइड करेंगे, लगातार कह रहे हैं, और अमित शाह उनसे मिल रहे हैं। डॉक्टर आनंद भाई साहब आपसे ये पूछना है कि विपक्ष में अगर बिखराव है तो बिखराव तो उधर बीजेपी में भी नजर आ रहा है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी का रूप है, इसमें 3 दरारें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही। जयशंकर जी ने जो बातें कही उनसे अपने को जोड़ते हुए अभी द्विजेंद्र मिश्र जी आपको बलिया, मऊ, आजमगढ़ की और जमीनी रिपोर्ट देंगे। एक दरार तो है केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व की। श्री आदित्यनाथ अपने को उत्तर प्रदेश का चेहरा मान करके ही खड़े हैं और वहां कोई मुरव्वत की गुंजाइश नहीं है, और केंद्रीय सरकार के मौजूदा नायक श्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। आदित्यनाथ का ग्राफ घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये जरा अभी जांचने की बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ग्राफ घट रहा है, इसमें कोई बहस नहीं है। तो जो बदलाव की संभावना है बीजेपी के अंदर, नेतृत्व बदलों की जो मांग है अन्य राज्यों से, चाहे वो येदियुरप्पा मांग रहे हों और चाहे वो उत्तराखंड के हटाए हुए चीफ मिनिस्टर कह रहे हों, या अभी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में रस्साकसी है वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जातियों का, जो भारतीय गांवों का रूप रंग है, उसकी शिकार हो गई है। किसको समेटे किसको छोड़े, बिल्कुल जैसे बंदरों को या मेढकों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो ये अब मलाह खोज रहे हैं, खटिक खोज रहे हैं, बामन खोज रहे हैं, ठाकुर खोज रहे हैं, बनिया खोज रहे हैं, कायस खोज रहे हैं, मतदाता नहीं खोज रहे हैं। और ये जरा देर से शुरू हुआ है क्योंकि कोरोना ऐसी चुनौती है जो किसी जात बिरादरी को बख्शती नहीं है। आप सरकारी पार्टी के, गैर सरकारी पार्टी के, ये कोरोना का शिकारी हुआ व्यक्ति नहीं देखता है। तो राज्य व्यवस्था का जो स्थानीय रूप है, यानी चिकित्सालय का और मरघट का, दोनों ही, यानी मरने की, जहाँ जीने की संभावना है वहां से लेके जहाँ मरने के बाद आदमी औरत को जाना है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, खाली पैसा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। और तीसरी बात है दृष्टि का अभाव। केंद्रीय सरकार ने 7 साल में जो किया और मौजूदा सरकार ने 4.5 साल में जो किया,
उसमें अब इसके आगे इससे बेहतर क्या करेंगे? अयोध्या में मंदिर और 5 लाख दिया तो जला दिया हमने, अब इसके आगे क्या करेंगे भाई? बनारस चलेंगे आप, वहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के फिर से बनाएंगे, कि मथुरा जाएंगे और कृष्ण मंदिर का कुछ करेंगे? मुश्किल बात है। और जहां तक धर्म के जय की बात है, तो कुंभ में से जो लोग लौटे हरिद्वार के, वो लोग तौबा कर चुके हैं इनके राज से। इसके पहले एक कुंभ तो ऐसा हुआ था जिसका इंचार्ज हिंदू भी नहीं था, आजम खान साहब मिनिस्टर इंचार्ज थे, और ऐसा इंतजाम हुआ था जैसे लगा कि आज हमको तीर्थ यात्रा करने का संतोष मिला है। और अभी जो इंतजाम हुआ उसको, तो धर्म के मोर्चे पर भी बड़ी समस्याएं हैं और पार्टी के अंदर बड़ी समस्याएं हैं, राज्य और केंद्र के तनाव को लेकर के बड़ी समस्याएं हैं। तो बदलाव के लिए तो अंदर जितनी भाजपा में बेचैनी है, उतनी शायद सपा बसपा और बाकी लोग अगर मिल जाएं तो भी उतनी बेचैनी नहीं होगी। अभी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसमें पढ़ा लिखा नौजवान, जो इनका बड़ा मजबूत दाहिना हाथ हुआ करता था, जय श्री राम से लेके बजरंगी दल तक की तूफानी जमातें, उनके अंदर पिछले 4.5 साल में एक लड़का लड़की नहीं मिल रहा है जो बताए कि हमको पिछले दिनों में रोजगार मिला। चारों तरफ से इलाहाबाद और लखनऊ में पढ़े लिखे लड़के लड़कियां पिट रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो क्रांति चाहते, इसलिए कि वो नौकरी चाहते हैं। आपने सूचना जारी की थी, हमने फॉर्म भरा था, हमने इम्तहान दिया था, रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो शिक्षित बेरोजगारी से लेकर के ग्रामीण तबाही तक, शायद ही कोई किसान ऐसा हो जो इनकी गौ रक्षा नीति से सहमत हो। वो कहते हैं कि आपने हमको क्या दिया, लेकिन जो हम मांगते थे वो तो दिया नहीं, जो नहीं मांगते थे, आवारा छुट्टा पशुओं का आपने हर गांव को एक भेंट दे दी है। तो शहर के आवारा को आप पकड़ रहे होंगे, रोमियो स्क्वाड वाले से लेकर के गुंडा मुसलमानों तक, लेकिन गांव गांव में ये जो अराजकता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, न थानेदार की हिम्मत है कुछ करने की, न विधायक जी कुछ कर सकते हैं, न जो प्रमुख जी कर सकते हैं। हाँ, बाहुबल का जरूर मामला है, जैसा जिला पंचायतों में इन्होंने किया वैसा अगर ये करना चाहते हैं तो जिला पंचायत तो कुछ हजार लोगों को खरीदने बेचने डराने धमकाने की बात है। ये तो 22 करोड़ के सूबे का मामला है। यहाँ इंदिरा गांधी का डंडा राज इमरजेंसी में नहीं चला, यहाँ पर उसके बाद के दौर की सरकारों का कोई भय का मामला नहीं था। यूपी में और सब चलेगा, डंडा राज नहीं चले, क्योंकि जिले जिले में उसका समाधान भी हो जाएगा। बसपा के अपने गुंडे हैं, सपा के अपने बाहुबली हैं, औरों के भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज आपने बलिया, मऊ और आजमगढ़ पर जो ध्यान दिया है, इसकी चर्चा के लिए जो मौजूदा मुहावरे हैं वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा में जबरदस्त अराजकता है, उसको संभालने का इनके पास अवकाश नहीं है, समाधान नहीं। क्योंकि अगर ये जाएंगे मोदी की तरफ तो योगी के लोग नाराज होंगे, योगी की तरफ तो मोदी के लोग नाराज होंगे, और दोनों में से एक भी चुनने लायक अभी आम भाजपा कार्यकर्ता के लिए नहीं है। वो कुछ ताजगी चाहते हैं, कुछ नया चेहरा चाहते हैं। राजनाथ सिंह दिल्ली में हो, गडकरी दिल्ली में हो तो राहत होगी। और वैसे उत्तर प्रदेश में और कोई कबूल है, योगी आदित्यनाथ जी को आप गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के इंतजाम के लिए वापस भेज दीजिए। जजेंद्र भाई साहब, आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। उसमें एक छोटी सी बटन होगी, उस पे क्लिक कर दिए तो अनम्यूट हो जाएंगे। वो एक माइक जैसा होगा, उस पे लाल रंग का आ रहा है, उस पे बस उसको कहते हैं, उसको टीप दीजिए उस पे। वो क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। हाँ, बस बस, नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं, नीचे एक माइक बन के आ रहा होगा छोटा सा, आपको उसमें माइक बन के छोटा सा आ रहा होगा, उसी पे उंगली लगानी है। बहुत छोटा सा एक माइक आपकी स्क्रीन में होगा, नीचे की तरफ, नीचे दाहिने तरफ होगा, जहां तक मुझे नहीं, हाँ दाहिने तरफ होगा। आप देखेंगे तो आपको आपके बाएं, लेकिन वैसे दाहिने होना चाहिए। एक माइक बन के छोटा सा आ रहा होगा, उसी पे, या कोई बच्चा हो तो उसको बुला लीजिए, वो 1 मिनट में कर देगा। क्योंकि आपकी आप जब तक अनम्यूट नहीं होंगे आपकी आवाज नहीं आएगी जल्दी। हाँ, बस अनम्यूट कर दिए बेटा। अनम्यूट एक माइक होगा, उसी पे एक लाल रंग की एक कहीं नीचे आइकॉन आ रहा होगा, नीचे दाहिने तरफ देखिए, आपके बाएं, आपके स्क्रीन में नीचे कहीं दाहिने तरफ
नहीं नहीं, पहले उसको क्लिक करना होगा। हाँ पहले वही, वो बस क्लिक कर देना उसको। उसको वो बाद में आएगा, जो वो आएगा बाद में, वो आइकन आएगा जब आप पहले इसको क्लिक करेंगे। बीच में जब क्लिक करेंगे तब वो नीचे वाला नहीं, आएगा। आ गए आ गए आ गए, आवाज आ गई, जी आ गई आ गई आ गई आ गई। हाँ, एक एक हम लोग अच्छा काम ये भी कर रहे हैं कि इसी बहाने आप सब लोग कम से कम जूम पे आ जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपसे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि आप लोगों के मंडल में भाजपा 21 में 9 है, तो मेजोरिटी में नहीं है, शायद अकेला मंडल है जहां भाजपा की मेजोरिटी नहीं। और दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो अभी प्रबुद्ध, क्योंकि कोर्ट ने वो लगा दिया था जात के नाम पे नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को क्यों इतना लुभाया जा रहा है कि ब्राह्मणों की सब लोग साष्टांग कर रहे हैं। सपा कर रही है, बसपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है, अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम भी ये काम शुरू। तो एकदम से ब्राह्मण की याद क्यों आ गई? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं जनेश्वर मिश्रा के घर पर प्रबुद्ध सम्मेलन समाजवादी पार्टी उनके को मुझे मना करना कि जो उस आदमी ने नहीं किया हम क्यों उसमें जाएंगे। थोड़ा ज्यादा मित्र इसमें है, डॉक्टर लोहिया का नाम ज्यादा है, जयप्रकाश का नाम ज्यादा है, लेकिन जो हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो या समाज चाहता है परिवर्तन हो, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई बिकने वाले लोगों की है। नौजवान उद्वेलित है नौकरी के लिए। आनंद जी, जयशंकर जी ने कहा वो चीजें काफी समझदारी की रही हैं जो समाज में होना चाहिए और जो हम उम्मीद लगाए हैं। लेकिन बंगाल की जनता की तरह ओवैसी और लोगों को जिनके कोई वो नहीं है, केवल शायद भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो वो संकटपूर्ण स्थिति है कि इस तरह जनता स्वीप कर जाए। यहाँ गठजोड़ ही और मिलने का कुछ प्रयास करना होगा, तभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो लोहावना गेहूं चावल आटा है 2000 रुपया है। मैं चूंकि एकदम गांव में रह रहा हूँ, इसलिए उसका प्रभाव भी इनका रहता है। कुछ कमजोर लोग नहीं, कुछ बल्कि मध्यम वर्गीय लोग, और जिसमें विद्वत समाज या द्विज समाज जिसको कहते हैं, उसकी साझेदारी अभी है उनके साथ। और रोजगार तो इस तरह गया है कि अराजकता फैलने के चांसेस हो गए हैं। मैं बंधु इसके लिए बहुत अभी कोई आप लोगों से कनेक्ट होने में मुझे बड़ी शक्ति लगी मेरी। इस तरह का शायद पहला अनुभव है। आनंद जी ने बीच में भी एक बार मुझे निर्देशित किया था, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया था। यहाँ लोगों में उद्विग्नता है, जो सामाजिक सरोकार के लोग हैं, और कहाँ तक कौन कितनी पैठ कर पाएगा, और उनकी अराजकता अलग है। इस दोनों को मिला के परिवर्तन के बिंदु हैं। जी जी। मैं जयशंकर भाई साहब, एक चीज आपसे और, क्योंकि मैं कुछ प्रश्न जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, वो थोड़ा सा बिजली का अभाव है, तो मेरे मतलब कब चली जाए नहीं मालूम। जयशंकर भाई साहब, एक चीज और जो फैक्टर बन रहा है, किसान आंदोलन को पहले मान लिया गया था कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन के इर्द गिर्द बाकी चीजें होती जा रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये बाकी कोरोना, ये सब। और जो सबसे अद्भुत काम हुआ है, राकेश टिकैत साहब को मैं नवंबर में दूसरा लीडर मानता था, लेकिन अब वो बहुत परिपक्व हुए हैं, उन्होंने बहुत ग्रो किया है। और मेरे हिसाब से जब उस दिन वो 5 सितंबर को उन्होंने मुजफ्फरनगर में मंच से अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगाया, तो वो एक बड़े नेता, मेरी दृष्टि में तो बड़े नेता होगा, क्योंकि किसी और नेता की हिम्मत अभी हिंदुस्तान में नहीं है जो अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगाए। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन ईस्टर्न यूपी भी पहुंचेगा, ये आजमगढ़, बलिया, मऊ तक पहुंचेगा कि नहीं, इसका कुछ असर? देखिए, समस्याएं तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है उसी ढंग की समस्याएं जो हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हैं। अब देखिए, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि आप राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं ना जी, आप कह रहे हैं कि बिजली की समस्या है, कब चली जाएगी कब नहीं आएगी। जी जी। तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या हालत होगी इसकी बिजली की? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बिजली का रेट है, बिजली का जो सबसे अधिक रेट है उत्तर प्रदेश में है। और अब तो शहरों में ये हो रहा है कि साहब आपको प्रीपेड
कनेक्शन लेना होगा कि आप जहां आपका पैसा खत्म हुआ उस दिन बिजली साफ हो जाएगी। और ये सरकार जब आई थी तो कही थी कि साहब हम 24 घंटे शहरों में और 22 घंटे 20-22 घंटे गाँव में बिजली देंगे। कितने घंटे मिल पा रही है? किसान जो खेती कर रहा है अपनी, बिजली उसका मुख्य आधार है। या तो डीजल होता था या फिर बिजली है, तो डीजल के दाम आपने आसमान पे चढ़ा दिए, फिर बिजली का दाम वही हो गया, हालत हो गई है। तो किसान प्रभावित तो है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह से, जिस तरह से चूंकि वहां पे आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की सीमा पे आंदोलन चल रहा है, और कितनी संवेदनहीन ये सरकार हमारी है। 500-600 किसान जो है दम तोड़ चुके हैं, मर चुके हैं। जाड़े में, गर्मी में लू चलती थी। और आप जैसे बरसात की बात कर रहे हैं कि लखनऊ में आज बहुत बारिश हुई है, अभी जो पिछले 1-2 सप्ताह में दिल्ली में जिस ढंग की बारिश हुई है, पिछले 70-75 सालों में कभी नहीं हुई। कम से कम मैं जब से दिल्ली में हूं, मैंने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। इस बारिश में भी वो किसान लगातार खुले आसमान में वहां पर डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं। ये सब होने के बावजूद ये सरकार उनकी समस्याओं को सुनने को, समझने को तैयार नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक लामबंदी तो है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता किसी गांव में घुस नहीं सकता है, लेकिन वो स्थिति चूंकि अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अभी हमारे यहाँ तो अब कोरोना हो चाहे जो भी हो, जो भी विपक्ष के नेता हैं अभी जनता के बीच में जा ही नहीं रहे हैं, कहीं कोई गया ही नहीं है। किसान तो बात की बात है, किसानों को लामबंद करने की बात तो बात की बात है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आपने एक बीच में जो कहा था कि वो भाजपा में गुटबाजी है बहुत ज्यादा है, तो एकदम सही बात है आपकी है कि गुटबाजी है, लेकिन भाजपा के लोग अलग जाकर के पार्टी बना करके चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। यहाँ तो जितने मोर्चे होंगे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जनाधार उनके साथ चिपकेगा। यहाँ ये जरूर हो सकता है कि योगी के लोग मोदी जी और अमित शाह जी के लोगों को हराने का काम सुनिश्चित करेंगे, और मोदी जी और अमित शाह जी के लोग या केशव मौर्य के लोग, जैसे देखिए मोदी जी ने बड़ी चालाकी से इस बार जो सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की थी, तो उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री लिए अपनी मंत्रिपरिषद में, उसमें से 6 जो ओबीसी और एससी समाज से लिया उन्होंने। हमने उसमें कभी एक बात हो रही थी, हमसे कभी पूछा किसी ने, हमने कहा कि भाई 4.5 वर्षों में जितनी दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, जितने पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो गई हैं, क्या इसका ये मुआवजा है कि तुम्हारी बेटियों के साथ हम बलात्कार करेंगे, तुम्हारी बेटियों को हम जिंदा जला देंगे, या उसकी लाश भी उसके घर वालों को नहीं मिलेगी, हम जला करके दफना देंगे, और उसके मुआवजे में तुमको हम कुछ मंत्री बना देंगे। और ये जो कहा जा रहा है, भाई केशव मौर्य तो पिछली बार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो मनोज सिन्हा जी का नाम चल गया, या फिर बाद में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो मुझे बहुत खुशी हुई थी एक मामले को लेकर के, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़े तब, और जब मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ तब, कि जो विकास की किरणें कभी पहुंची ही नहीं थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ विकास हो पाएगा। और विकास की जो ढांचा जो दिख रहा है, आप देखिए कि मतलब शर्म की बात है भाई कि गोरखपुर में गीता प्रेस वाली गली में नाव चलाने की स्थिति आ गई। क्या कर रहे हैं आप? बनारस में नाव चली, गोदौलिया के चौराहे पर, दी रेस्टोरेंट के चौराहे पर नाव चलाने की स्थिति आ गई। क्या आप कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, इसको देखते हुए। और पूर्वी उत्तर प्रदेश तो पहले से समाजवादियों का गढ़ रहा है, उसमें कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी थोड़ा बहुत डेंट किया है। और मैं आपसे बताऊं, जब आप आंकड़े गिना रहे थे कि वो 9, 6 और 6 का मामला, कि 9, 6, 15, 6, 21 सीटें जो है 3 जिलों में, आजमगढ़, मऊ और बलिया में, तो वो सीटें इस तरह का डिवीजन हुआ है। लेकिन ताजा मामले, जैसे अभी भाई आनंद कुमार बता रहे थे ना, कि जिस तरह से जिला प्रशासन और गुंडों और बाहुबलियों के दबाव बना करके, जिस तरह से पैसे का खेल करके जिला पंचायतों के चुनाव जीते गए, उसमें भी याद रखिएगा आप कि आजमगढ़ और बलिया में इनकी दाल नहीं गली। आजमगढ़ और बलिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव। तो एक ये भी एक है। मऊ में भी जो है, जिस तरह से उन्होंने खरीद लिया, उम्मीदवार को नामांकन करने से रोक दिया, उसके घर पे कभी छापे पड़ गए, उसके ईंट भट्टे पे कभी कुछ हो गया, इस तरह से करके आपने जीता है। तो जो ताजा चुनाव है अभी जो कुछ महीने पहले बीता है, उसमें लोगों ने अपना गुस्सा, उसकी अभिव्यक्ति तो कर दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर देखना होगा कि मतलब बहुजन समाज पार्टी का क्या बनता है, कैसे नहीं बनता है। हालांकि जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का रिश्ता बिगड़ा है या टूटा है, तो जो कांसीराम को मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले थे, और जो लोहिया को मानने वाले लोग थे, उनको जो लगा था उस एकता के जरिए कि लोहिया और अंबेडकर की जो एकता होते होते रह गई थी अंबेडकर साहब के निधन के कारण, वो जो एकता का प्रयास शुरू हुआ था
उसको गति देने के बजाय मायावती ने उसकी पीठ में छुरा भोंका, उस एकता की पीठ में छुरा भोंका। तो इसलिए वो नौजवान जो है धीरे धीरे वो कट रहे हैं, उनसे कट रहे हैं, या तो चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं या फिर कुछ तबके हमने देखा अपने, हम तो जब गए थे मऊ में तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे, नौजवान मिले थे जो दलित समाज से आते थे, एससी समाज से आते थे, वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे थे। तो उसको देखते हुए अगर कुछ बात बनती है, अगर किसी तरह का कुछ गठबंधन बनता है, नहीं भी बनता है तो लोगों ने मान लिया है कि या तो भाजपा आएगी या फिर उसके मुकाबले जो भी पार्टी होगी उसको हम जिताएंगे। और भाजपा के पक्ष में एक बात जो जैसे द्विजेंद्र जी कह रहे थे ना, वो बहुत सही बात कर रहे थे, वो इसको बाकी लोग, विपक्ष के लोग समझ नहीं पाते हैं कि जो खाद्यान्न पहुंचाने की बात हो रही है, जो 2000 रुपए किसान के नाम पर जो देने की बात हो रही है, या अन्य जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं, अब वो कितनी दी है, नहीं दी है, कितनी पहुंची है, विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये लोग, इनका जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है उसके जरिए लोग संपर्क करते हैं, टेलीफोन से संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी फला आपका नाम ये है, आपको ये फायदा मिला कि नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, अच्छा तो कैसे नहीं मिला, हम दिखाते हैं वो मिलना चाहिए, फिर अगर मिला तो ठीक है अगली बार और अच्छा मिलेगा, अगर सरकार बन जाएगी तो। ये एक बड़ा जरिया उनका है। और यहाँ जो है हवाई लखनऊ में बैठ करके आप ट्विटर के जरिए राजनीति करते हुए अगर आप समझते हैं कि हम बस अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, माला पहनने वाले हैं, राज्यपाल हमको शपथ दिलाने वाले हैं, तो ये गलतफहमी है, मुगालता है। आप जमीन पर जब तक नहीं जाइएगा, जमीन के लोगों से जुड़िएगा नहीं, उनके लोगों की जन समस्याओं से आप दो चार नहीं होइएगा, उसके लिए संघर्ष नहीं करिएगा, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि संगठन तो आज भी आरएसएस के पास है, संसाधन उनके पास है, पैसे उनके पास है, और पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं के पास है। मीडिया जो ढंग से उनकी जो दुंदुभी बजा रहा है, तो इन सब को देखते हुए आपको उससे पार पाने की रणनीति बनानी होगी, अगर इसमें कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जनाक्रोश तो भाजपा के खिलाफ जबरदस्त है, जनता तो बहुत नाराज है, क्योंकि कहीं कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जेलों में लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो इसको देखते हुए अगर इसको आप इनकैश नहीं करा पाते हैं तो विपक्ष की बहुत बड़ी नालायकियत है, नालायक हैं आप, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। जी डॉक्टर आनंद कुमार से एक चीज भाई साहब मैं आपसे पूछूं। आनंद भाई साहब, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इस बार का चुनाव भाजपा हिंदू मुस्लिम पे लड़ना चाहती है। योगी जी को नेतृत्व दिया गया है, जो पोस्टर बॉय हैं। तालिबान का मुद्दा यूपी विधानसभा में डिस्कस किया गया। मतलब तालिबान से, अफगानिस्तान से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना, ना हमारी सीमा जुड़ती है, लेकिन अब्बा जान एक नया शुरू हुआ है। और आज की खबर आपको बताएं, एटीएस का एक इन्होंने पहले कहा था, अभी 1 महीना पहले, कि हम देवबंद में उसका एक सेंटर खोलेंगे। आज की या कल की खबर है कि अब मऊ में भी उसका, वो इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य हैं, हम वहां वहां एटीएस का सेंटर खोल के इनको साधने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह की बात। अब एटीएस ऐसे तो सीबीआई का सेंटर कहीं दिल्ली हो, लेकिन वो सोनू सूद क्या और कहां कहां पहुंच रहे हैं। आनंद भाई साहब, ये मुद्दा क्या रहेगा? ये केवल हिंदू मुस्लिम ही रहेगा कि कुछ विपक्ष इसको और कुछ बना पाएगा, इसमें मुद्दा ला पाएगा? देखिए, मुस्लिम वोट का जो उत्तर प्रदेश का अभी तक का बंटवारा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास बड़ा हिस्सा जाता था। 5 से 10 कभी कभी 15% कांग्रेस को भी मिला है, पुरानी रवायत के कारण। थोड़ा सा कानपुर या बनारस जैसी जगह में मुसलमान बुनकरों में कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीएम का भी थोड़ा बहुत संबंध है। यानी एक बहुमुखी व्यक्तित्व है मुस्लिम मतदाता का पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हुआ था, और वहां वो ध्रुवीकरण अब बदल गया है। और जैसा भी जिक्र आया कि वहां पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर अल्लाह अकबर और हर हर महादेव एक साथ हो रहा है। बनारस के तजुर्बे से लोगों ने ये देखा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद असुरक्षा का भाव कोई ज्यादा बढ़ा नहीं था, और शिया सुन्नी की दरार को ये जरूर इस्तेमाल करना चाहते थे कि शिया, इनके कुछ प्रवक्ता मिल जाएं, कुछ मिल भी गए हैं, लेकिन उसका भी असर लखनऊ जैसे पुराने शिया सुन्नी तनाव केंद्र में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो वहां का जो गरीब मुसलमान था, गरीब हिंदू था, एक साथ बंबई और कलकत्ता में गाय का गोबर उठा रहा था, या मिडिल ईस्ट में जाकर के ट्रक चला रहा था, दरबानी कर रहा था। और एक अलग तरह का भाईचारा विदेश में जो हो जाता है, एक भाषा बोलने वालों का, एक इलाके के लोगों का, वो भी है। पिछले 5 बरस में निश्चित तौर पर ये जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद,
इस तरह का एक नेतृत्व उभरा था जिसको सपा और बसपा ने बारी बारी से अपने गोद में रख करके दूध पिलाया था, वो जरूर पराजित हुआ है। इससे मध्यम वर्गीय मुसलमान, जो बहुत प्रमुख तो नहीं है लेकिन है, वो फिर से अपने को मुसलमान की बजाय इंसान के पैमाने पर कसना चाहता है। और सपा और बसपा की जो भी रणनीति है, कांग्रेस का जो काम है, उसको देख रहा है। ज्यादा बलिया में क्या होगा ये द्विजेंद्र जी बताएंगे, मऊ के तो जयशंकर जी खुद हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें मऊ और आजमगढ़ में ज्यादा तादाद है पूरी उत्तर प्रदेश की किसी और जिले की तुलना में, शिवरी कॉलेज से लेकर के अलीगढ़ विश्वविद्यालय तक की परंपरा है। वहां पर सरायमीर को लेकर के आज से कुछ बरस पहले इन्होंने पूरे देश और दुनिया में बदनामी का केंद्र बना दिया था कि सरायमीर मऊ आजमगढ़ का इलाका और वो आतंकवादियों की ट्रेनिंग का सेंटर है। सरायमीर का एक लड़का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, पीएचडी कर रहा था। उसके पिता ने फोन किया कि सुना है कि बहुत गड़बड़ चल रही है दिल्ली में, सरायमीर वालों की धरपकड़ हो रही है बटला हाउस कांड के कारण, तुम गांव चले आओ। उसने कहा आप क्या बात करते हैं, जेएनयू में मैं जितना सुरक्षित हूँ उतना तो मैं अपने घर में भी नहीं रहूंगा। ये जो असुरक्षा भावना है पढ़े लिखे मुसलमानों की, वकील, पत्रकार, ये मोहम्मद शोएब जैसे लोगों ने रिहाई मंच बना रखा है और उसमें और लोग मदद कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में ये जो ओवैसी साहब का फैक्टर है वो काम नहीं करने वाला है। मुसलमान को किसी भी कांटे में आप फंसा करके अपने जाल में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये औरों के लिए तो है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुसलमान के लिए जीने मरने का सवाल है, बुनकर के नाते भी और मुसलमान के नाते भी। और ये बुनकरों के इलाके हैं, इनको जितना नुकसान आप पहुंचा सकते थे अपनी आर्थिक नीतियों से, कांग्रेस से शुरू करके जनसंघ तक या भारतीय जनता पार्टी तक, वो अति हो चुकी है। तो जैसा आपने सवाल उठाया कि मुस्लिम वोट इन ब्लॉक हो पाएगा, कब्रिस्तान और पाकिस्तान और तालिबान, इनसे वो उभरेगा उमड़ेगा, मुझे नहीं लगता। जी, मैं अंतिम प्रश्न, क्योंकि दिजेंद्र मिश्र भाई साहब से बात कर लूं, करीब करीब पावर खत्म के करीब है। दिजेंद्र भाई साहब ये बताइए, जैसे राजधानी में हम लोग रहते हैं तो यहाँ 2-3 हैं, ईडी, सीबीआई और अब एक इनकम टैक्स सर्वे करने लगा है आके, वो छापा नहीं मारता, वो कहता हम सर्वे करने आए हैं। तो इसका भय और आतंक है। मैं ईमानदारी से स्पष्ट करूं कि मुझे भी है, मैं भी जब बोलता हूं तो कहीं रेफरेंस करता हूं, नाप तोल के बोलता हूं, अच्छी बात है, कम से कम पैनापन भी आ गया है और नाप तोल भी आ गई। आप लोगों के जिले में एक नया फैक्टर होता है पुलिस का, लोकल के जो दरोगा जी हैं वो भी एक फैक्टर हो जाते हैं। तो क्या इस जिला पंचायत तक तो ठीक था, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आपको लगता है कि ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम करेगा आजमगढ़, मऊ और बलिया में? डराने धमकाने वाला बात है। पुलिस फैक्टर तो इसमें काम नहीं कर पाता है। मैं तो सीधे भी चुनाव में लोगों के, चंद्रशेखर जी थे या उसमें रहा हूँ, इधर जो फैक्टर, ये जो मेढक पकड़ने वाला भाई आनंद जी दूसरे की चर्चा कर रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ मेढक घूम रहे हैं और प्रतिपक्ष के वोट को बढ़ाने में उनकी सहभागिता अच्छी होगी। कई जिलों में उनका बहुत अच्छा असर है। हालांकि कुछ उनके मतदाता भी उनसे टूटे हैं, बीच में भाजपा के साथ पिछला चुनाव लड़े थे, अब नाम क्या लिया जाए, अभी वो, और अपढ़ मतदाता आज भी बहुत चीजों को समझने में असमर्थ है। वो राशन और 10 रुपया और किसी ने अच्छा बोल दिया उतने ही पर रह रहा है। हालांकि हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उससे काफी लोग दुखी हैं। हमारे यहाँ तो शहर के हर करीब मोहल्ले में, बलिया शहर में नाव चलने की स्थिति नहीं तो घुटने भर पानी में ही लोग चल रहे हैं। खैर चलिए, अब आप उसका कंक्लूजन आप ही देंगे। हमको यह लगता है कि मुस्लिम मतदाता ये सोचने के लिए शायद बाध्य होगा कि ओवैसी को इनकार करे, और इस बात के लिए जो तथाकथित विरोधी दल हैं, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि सब वातानुकूलित संस्कृति के लोग हो गए हैं। सड़क पर धरना, जन आंदोलन, ये भी जयशंकर जी या आनंद जी कह रहे थे कि भाई यही बैठ के और ट्विटर चला के और उससे तो जनता से जुड़ने का काम नहीं हो सकता। तो सरकारी पार्टी तो अयास होती ही है,
विरोधी पार्टियों की भी दशा उसी तरह की है। आप लोगों ने ये प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है, आगे बढ़ें आप। जी जयशंकर भाई साहब, इसको इसलिए समाप्त कर दें, बीच में एब्रप्टली खत्म हो तो उससे बेहतर है कि वो एक लास्ट वर्ड आपसे जयशंकर भाई साहब। अखिलेश जी के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये नरेश उत्तम और ये लोग बहुत घूम रहे हैं। हालांकि नरेश उत्तम का नाम अगर आप पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, 100 में से 50 लोगों को नहीं पता है कि नरेश उत्तम जी उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन खैर, अखिलेश जी नहीं निकल रहे हैं और वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि अगर मैं अभी निकला तो मेरे लोगों का उत्पीड़न होने लगेगा जो मेरे साथ आएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं तो उनको इस डर के आगे से निकलना पड़ेगा। वो नहीं बिल्कुल, आज की तारीख में तो आपको बहुत ही आक्रामक शैली ही अपनानी पड़ेगी। देखिए, ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में युवाओं का बड़ा तबका जो है अखिलेश यादव की तरफ है, उसका आकर्षण है, उनकी तरफ वो देखता है वो, और उम्मीद करता है कि जब कभी कोई बात होगी तो वो आगे बढ़कर के लीड करेंगे। तो अगर कहीं संघर्ष होता है, अगर कहीं कुछ होता है तो ठीक है, संघर्ष से तो सब निकले हैं ना। आप, इनके पिताजी तो संघर्ष से ही निकले हैं, ये भला ना निकले, इनके चाचा और इनके पिताजी तो निकले ही निकले हैं। तो अगर आप संघर्ष से डरेंगे, जब आप खुद ही डरेंगे तो फिर आपके लोग क्या करेंगे? तो इसलिए इस डर को निकालना पड़ेगा। और दूसरा एक बात जो आपने अभी कही, मैं उसको थोड़ा सा साफ कर दूं, हिंदू मुसलमान की बात जो है, मुसलमान क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हिंदू क्या करेंगे? आपका जो एम्फेसिस था कि अगर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ तो उसका क्या फायदा मिलेगा? भाई, जिनकी लाशें जलाई नहीं जा सकी, जिनकी लाशें गंगा में तैरने के लिए छोड़ दी गई, जिनकी लाशें रेत में दबा दी गई, वो मुसलमान थे कि हिंदू थे? ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने वाले कौन थे? किसान आंदोलन के दौरान दम तोड़ने वाले कौन थे? बिजली का रेट जो कई गुना देना पड़ रहा है, डीजल के दाम और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जिनको देना पड़ रहा है, वो क्या सिर्फ मुसलमान है क्या? हिंदू नहीं है क्या? और गाय गाय चिल्लाते थे आप, गाय माता और ईश्वर की बात करते थे। मतलब उन्नाव में एक गौशाला में जिस तरह से हम लोगों ने देखा है वीडियो वायरल होते हुए कि कैसे गाय वहां दम तोड़ती थी, तो वो भी आपका वो नहीं रह गया। लोग अब समझने लग गए हैं, इनकी हकीकत को जानने लग गए हैं कि साहब ये सिर्फ ये जैसे राकेश टिकैत के बारे में जैसे आप कह रहे थे ना, हमने तो महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन भी देखा था, उनको कवर भी किया था। उस समय वो भी ये नारा लगाते थे, वो भी इस तरह की बातें करते थे। और राकेश टिकैत तो हमारी निगाह में बहुत बड़े प्रणम्य हो गए, जिसने उस दिन कहा, मतलब एक तो स्वीकार किया कि 2013 और 14 में हम लोग भ्रम के शिकार हो गए थे। जो भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जो भ्रम जाल फैलाया था, उसके शिकार हो गए थे और दंगे हो गए थे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मुजफ्फरनगर में। तो अब उसको नहीं होने देना है किसी हालत में भी। जो कस्में खिलाई उन्होंने और जो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उसके साथ सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, ये नारे भी लगे। तो यही जो है गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी है, यही इस प्रदेश को और यही इस देश को बचा सकती है, इसका उन्होंने खुलासा किया। राकेश टिकैत ने एक बात और कही कि भाई आपको मैं बताने वाला हूँ, चेताने वाला हूँ कि चुनाव से पहले किसी भाजपा के बड़े हिंदू नेता की हत्या भी हो सकती है। तो इसलिए भाजपा के लोगों, आप भी सतर्क रहो, सावधान रहो, और आम जनता तुम भी सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इन बातों का बहुत असर पड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी असर पड़ा है। और अगर वहां पर खुदा न खास्ता जाट, किसान, अहीर, मुस्लिम, दलितों का एक बड़ा चंक अगर एक हो गया तो ये बागपत से लेकर बलिया तक इसको प्रभावित करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अब मालूम नहीं किस क्षण चला जाए। आनंद भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनिशिएटिव फिर से हम लोग इसको कहीं ना कहीं इस चर्चा को जारी रखेंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जयशंकर भाई साहब आपका। हम सब लोगों को लगता है जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं कि अपना कोई है, कल के दिन कोई दिक्कत होगी तो आप हैं वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।